सोमू, उठ जाओ बाबू। धीरेन्द्र लगातार अपने छोटे भाई को आवाज़ दिए जा रहे थे, जिससे सोमेन की पत्नी रूपल की नींद में बाधा पड़ने लगी और वह कसमसाती हुई सोमेन के आगोश से न चाहते हुए भी अलग हो गई और पति सोमेन को लगभग धकियाती हुई बोली, अब उठ जाओ, उठो भी, नहीं तो तुम्हारे दादा सुबह सुबह पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं करने देते। सोमेन अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा और बोला, आया दादा, कहता हुआ बाथरूम की ओर लपका। जब फ्रेश होकर जॉगिंग करने के लिए ट्रैक सूट और जूते पहनकर कमरे से बाहर निकला तो दादा रोज की तरह गर्म चाय लिए उसका इंतजार करते मिले। उसे देखते ही मुस्कुराकर प्यालों में चाय डालते हुए बोले, सोमू, रूपल और बच्चों से भी क्यों नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठकर कुछ देर व्यायाम कर लें। सुबह की ताज़ा हवा से दिन भर तरावट महसूस होती है और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सोमेन बोला, दादा, रोज तो उन्हें जल्दी जागना ही पड़ता है, सो कम से कम रविवार को उन्हें नींद का मजा लेने दीजिए। चलिए हम दोनों जॉगिंग करते हैं। कहता हुआ सोमेन चाय की खाली प्याली रखकर उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने नज़दीक के पार्क में धीमी गति से जॉगिंग की। फिर धीरेन्द्र बेंच पर बैठकर हाथ पांव हिलाने लगे और उनके पास ही सोमेन एक्सरसाइज करने लगा। धीरेन्द्र 55 से ऊपर के हो चले थे और सोमेन भी 34 वसंत पार कर चुका था, लेकिन धीरेन्द्र हर पल सोमेन का ऐसे ख्याल रखते जैसे वह कोई नादान बालक हो। धीरेन्द्र की दुनिया सोमेन से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। कुदरत की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। धीरेन्द्र के जन्म के बाद काफ़ी कोशिशों के बावजूद उनके माता पिता की कोई दूसरी संतान नहीं हुई। फिर भी वे डॉक्टर की सलाह पर दवा लेते रहे और फिर 16 साल बाद अचानक सोमेन का जन्म हुआ। सोमेन के जन्म से धीरेन्द्र बहुत खुश थे, मानो सोमेन के रूप में उन्हें कोई जीता जागता खिलौना मिल गया हो। उनके बाबूजी की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ को ही घर का हर काम करना पड़ता था। ऐसे में माँ का हाथ बटाने के लिए धीरेन्द्र ने सोमेन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सोमेन ज़्यादातर समय धीरेन्द्र की गोद में होता या जहाँ वह पढ़ते थे उनके पास ही पालने में सोया या खेलता रहता। देखते देखते सोमेन 4 साल का हो गया। धीरेन्द्र उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि बीकॉम फाइनल में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में टॉप किया था। घर आकर जब उन्होंने यह खबर अपने माँ बाबूजी को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। इसी खुशी को अपने पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए वे दोनों मिठाई लेने ऐसे निकले कि फिर कफन ओढ़कर ही घर वापस आए। रास्ते में एक बस ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया था। एक पल को धीरेन्द्र को यूं लगा मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया, पर मासूम सोमेन को बिलखते देख उन्हें भाई से पिता के रूप में परिवर्तित होने में तनिक भी वक्त नहीं लगा। उसी वक्त उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह न सोमेन को अनाथ होने देंगे और न ही कभी उसे माता पिता की कमी महसूस होने देंगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही धीरेन्द्र की बैंक में नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के 1 साल बाद उन्होंने रजनी के साथ विवाह रचा लिया। रजनी के गृह प्रवेश करते ही धीरेन्द्र की दुनिया बदल गई। सोमेन को भी रजनी भाभी कम और माँ ज़्यादा लगती। 2 साल का प्यार भरा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन रजनी को अपने भीतर एक नवजीवन के पनपने का एहसास हुआ तो धीरेन्द्र की खुशियों की सीमा ना रही। सोमेन को भी चाचा बनने की बेहद खुशी थी, पर उन लोगों की सारी खुशियां रेत के धौंधे की तरह पलक झपकते ही बिखर गई। एक दिन रजनी बारिश में भीगते कपड़ों को समेटने गई और फिसलकर सीढ़ी पर गिर गई। अंदरूनी चोट इतनी गहरी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर माँ और बच्चे में से किसी को नहीं बचा सके। रजनी की मौत के बाद धीरेन्द्र ने किसी भी स्त्री के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए। अब उनके जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका छोटा भाई सोमेन था। अब वह सोमेन की नींद सोते और जागते थे, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, उसे खुश रहना और उसके विकास के बारे में चिंता मनन करते ही जैसे उनका एकमात्र ध्येय रह गया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होते ही जब सोमेन को एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई तो सोमेन से कहीं ज़्यादा खुशी धीरेन्द्र को हुई। सोमेन के प्रति उनकी बस आखिरी जिम्मेदारी बाकी रह गई थी और वह जिम्मेदारी थी सोमेन की शादी। साल भर बाद धीरेन्द्र ने अपने मित्र रमेश जी की मदद से आखिर रूपल जैसी गुणवती, सुंदर और मासूम लड़की को अपने अनुज के लिए तलाश ही लिया। रूपल के रूप में उन्हें एक बेटी का रूप भी नजर आया। रूपल थी भी इतनी प्यारी और नेक दिल कि सोमेन और धीरेन्द्र के दिलों में बसने के लिए उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। रूपल को कुछ अखरता था तो वह धीरेन्द्र का सोमेन को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव होना। भाई के प्यार में वह इस कदर डूबे हुए थे कि अक्सर रूपल की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर जाते। वह भूल जाते कि उनकी तरह रूपल भी सुबह से सोमेन का इंतजार कर रही है,
पति को देखने को व्याकुल उस नवविवाहिता की आंखें शाम से ही दरवाजे पर टिकी हुई हैं। सोमेन भी घर आते ही रूपल को बाहों में लेकर प्यार की बौछार कर देने को आतुर रहता, पर घर में प्रवेश करते ही धीरेंद्र को अपना इंतजार करते बैठा देखता तो मर्यादा के तहत मन को वश में कर वहीं बैठ जाता और उनसे वार्तालाप में मस्त हो जाता। बीच में कभी कपड़े बदलने के बहाने से तो कभी बाथरूम जाने के बहाने से अंदर जाकर झुंझलाई बौखलाई रूपल को मनाने की कोशिश करता। रूपल सारा गुस्सा भूल कर कह बैठती, अब बस भी करो, बाहर तुम्हारे भैया चाय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दोनों भाई शतरंज खेलते। इस बीच खाना बनाकर रूपल बेमन से टीवी का चैनल बदलती रहती। कभी सोमेन आवाज़ लगाता तो चाय या पानी दे जाती। उसकी मनोस्थिति से सर्वथा अनजान धीरेंद्र शतरंज की बिसात पर नजरें जमाए हुए कहते, रूपल तुम भी शतरंज खेलना सीख जाओ तो मज़ा आ जाए। जी दादा, सीख लूँगी, संक्षिप्त सज उत्तर देकर रूपल वापस अंदर की ओर मुड़ जाती। तब सोमेन का मन शतरंज छोड़कर उठ जाने को करता। वह चाहता कि रूठी हुई पत्नी रूपल को हंसाए, गुदगुदाए, पर दादा का एकाकीपन अक्सर उसके मन पर अंकुश लगा देता। रात को अपने अंतरंग क्षणों में वह रूपल को मना लेता और समझा भी देता कि धीरेंद्र ने सिर्फ मेरे लिए अपनी सारी खुशियों की आहुति दे दी। अब हमारे किसी काम से उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनकी परवाह या कद्र नहीं करते। रूपल ने भी धीरे धीरे यह सोचकर नाराज होना छोड़ दिया कि जब बच्चे हो जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। पिंकी व बंटी के होने के बाद भी धीरेंद्र की वजह से सोमेन रूपल को वक्त नहीं दे पाता। यूं ही और 8 साल बीत गए। अब तो पिंकी 10 वर्ष और बेटा 8 वर्ष साल का हो गया। अगर बच्चे कहते पापा हमें किसी बच्चों के पार्क या चिड़ियाघर दिखाने ले चलिए, तो सोमेन का जवाब होता कि बेटे हम वहाँ जाएंगे तो ताऊ जी अकेले हो जाएंगे, तो फिर ताऊ जी को भी साथ ले चलिए ना पापा। पिंकी ठुनकती हुई कहती। इस पर सोमेन प्यार से उसे समझाते हुए कहता, बेटे इस उम्र में ज़्यादा चलना फिरना ताऊ जी को थका देता है, हम फिर कभी जाएंगे। और वह दिन बच्चों के लिए कभी नहीं आया। यह सब देख सुनकर रूपल कुढ़ कर रह जाती। उसने अपनी सारी इच्छाएं दफन कर डाली, पर अब बच्चों के चेहरे पर छाई मायूसी उसके मन में धीरेंद्र के लिए आक्रोश भर देती। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे रूपल के व्यवहार में अंतर आने लगा और बोलने में भी कड़वापन झलकने लगा। धीरेंद्र कुछ महीनों से रूपल के व्यवहार में आए परिवर्तन को देख रहे थे, पर बहुत सोचने पर भी उसकी तक तक नहीं पहुंच पाए। अंत में हार कर उन्होंने अपने मित्र रमेश से परामर्श करने की सोची। रमेश से उनकी कोई दुराव छिपाव न था। एक बार फिर रमेश ने उन्हें मर्यादा और व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराया। रमेश ने धीरेंद्र की कही हर एक बातें ध्यान से सुनी और उनसे उनके घर के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। पल भर के मौन के बाद धीरेंद्र को समझाने के लहजे में वे बोले, देख धीरेन, ऐसा नहीं है कि रूपल अब तुम्हें बड़े भाई का मान नहीं देती, पर मेरे यार तुम एक बात भूल गए हो कि कोई भी इंसान किसी एक का नहीं होता। सोमेन की शादी से पहले की बात और थी, तब तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं था, लेकिन विवाह के बाद वह किसी का पति और किसी का पिता बन गया है। तुम्हारी तरह पिंकी, बंटी और रूपल को सोमेन से विभिन्न अपेक्षाएं हैं, जो वह सिर्फ इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा है कि कहीं तुम स्वयं को उपेक्षित न समझ बैठो। उल्टे तुम्हें हमेशा खुश रखने के प्रयास में वह न तो अच्छा पति साबित हो रहा है और न ही एक अच्छा पिता। हर रिश्ता एक मर्यादा और सीमा रेखा से बंधा होता है, जिसका अतिक्रमण बिखराव और ऊब की स्थिति ला देता है। मेरे यार, अनजाने ही सही तुम भी रिश्तों की सीमा रेखा को लांघने लगे हो। माना कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं, पर कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो कुछ वक्त अपने पति के साथ अकेले बिताना नहीं चाहेगी, या फिर कौन से बच्चे अपने पापा के साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहेंगे। कहते हैं ना, जब आँख खुली तभी सवेरा समझो। अब भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे घर की खोती हुई खुशियाँ और रूपल की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान फिर से वापस आ सकता है। बस तुम अपने और सोमेन के रिश्ते को थोड़ा विस्तृत कर लो, खुले मन से अपने साथ रूपल और बच्चों को समाहित कर लो। सहसा धीरेंद्र के चेहरे पर यह सब सुन एक चमक सी आ गई और वह रमेश जी को बीच में ही टोकते हुए बोले, बस यार, मुझे सब समझ में आ गया। मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब मैं और देर नहीं करना चाहता। फिर तेज तेज कदमों से वह घर की ओर चल पड़े, मानो भागते हुए समय को खींचकर पीछे ले जाएंगे। रमेश जी ने जाते हुए अपने मित्र को और रोकना उचित नहीं समझा और मुस्कुरा पड़े। अगले दिन रविवार था। सालों के नियम को भंग करते हुए धीरेंद्र अकेले ही सुबह सुबह कहीं गायब हो गए। रूपल की जब नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे।
वह उठकर पूरे घर का एक चक्कर लगा आई। बाहर का दरवाज़ा भी यूं ही उड़का हुआ था। घबराकर उसने सोमेन को जगाया। सुनो सुनो, जल्दी उठो, 8 बज गए हैं और दादा का कहीं पता नहीं है। आज उन्होंने हम लोगों को उठाया भी नहीं और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। सोमेन घबरा कर उठ बैठा। बच्चे भी मम्मी पापा के बीच का हो हल्ला सुनकर जाग गए। सब मिलकर सोचने लगे कि धीरेंद्र कहाँ जा सकते हैं। आखिर 10 बजे घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज़ आई। पिंकी व बंटी दरवाजे से बाहर झाँक कर चिल्लाएं, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए। सोमेन और रूपल ने चैन की सांस ली। धीरेंद्र के घर में घुसते ही रूपल ने सवारों की छड़ी लगा दी। दादा, आप कहाँ चले गए थे? कहकर क्यों नहीं गए? हमसे नाराज़ हैं क्या? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? धीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी गलती सुधारने गया था। कुछ न समझने की स्थिति में सोमेन और रूपल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरेंद्र बोले, अरे बाबा, मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए सिनेज किंग की 2 टिकटें लाया हूँ। आइनॉक्स में यह फिल्म लगी है, आज तुम दोनों देख आना। रूपल की आंखें यह सुनकर आश्चर्य और खुशी से भर गईं। आज तक उसे आइनॉक्स में फिल्म देखने का मौका जो नसीब नहीं हुआ था, और तो और वह तो कहीं भी आने जाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी कि कभी अपने पति के साथ अकेले जाएगी। पर दादा, बच्चे और आप, उसकी तुम चिंता मत करो। हम तीनों आज एडवेंचर आइलैंड जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। क्यों बच्चों? दादाजी, आप कितने अच्छे हैं। यह कहते हुए दोनों बच्चे धीरेंद्र के पैरों से लिपट गए तो धीरेंद्र भावुक हो उठे। इधर सोमेन और रूपल की आंखों से छलका हुआ अनकहा धन्यवाद भी सबको दिखने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।